इस समय आप लोग देख रहे होंगे हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बात कर रहा हूं मैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर पैटर्न सिलेबस उठाकर जरूर देखा करिएगा। तो एक देश एक चुनाव के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का ऐतिहासिक विकास क्या है। पहले भी एक साथ चुनाव होते थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ क्या होंगे, अगर एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई मुख्य चिंताएं चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे। और एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल की सिफारिशें क्या है, उन सिफारिशों को देखेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का ऐतिहासिक विकास अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता के पहले चलिए, 15 अगस्त 1947 के पहले चलिए, एक साथ चुनाव की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत औपनिवेशिक चुनावी प्रणाली में निहित है। यह भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विधायी निकायों के लिए विघटन के बावजूद चुनाव संरक्षित थे। आज़ादी की बात करें तो 15 अगस्त 1947 के बाद की बात हो रही। स्वतंत्रता उपरांत यानी कि 1952 से 1967 तक पहला आम चुनाव 1952 में होता है। भारत ने लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए समकालिक चुनाव के साथ अपनी लोकतांत्रिक यात्रा शुरू की थी। और इसके बाद 1952 का हो, फिर 1957 का हो, 1962 का हो, 1967 में एक साथ चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए गए और जिससे राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित हुई। एक साथ चुनाव का विघटन जो एक क्रम चल रहा था, ये कब बिगड़ा? 1968-69 में बिगड़ा। वर्ष 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग होने के कारण यह चक्र एक क्रम बाधित हो गया और विशेष रूप से हरियाणा और केरल में। 1970 में लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो गई और जिसके कारण लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव कराए गए। वन नेशन वन इलेक्शन पर पुनर्विचार करने का प्रयास। तो भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 की बात हो रही है। एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया गया। चुनाव से संबंधित व्यवधानों और लागतों को कम करने पर जोर दिया गया। संसदीय स्थायी समिति 2015 चुनावी खर्चों पर अंकुश लगाने और निर्बाध शासन सुनिश्चित करने सहित वन नेशन वन इलेक्शन के लाभों पर प्रकाश डाला गया। नीति आयोग रिपोर्ट 2017 और नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में, याद रखिएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को पुनः शुरू करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तावित किया गया। अब बात आती है एक राष्ट्र एक चुनाव। अगर एक साथ चुनाव हुए तो मुख्य लाभ क्या होंगे? एक तो कहते हैं चुनावी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी, खर्च में कमी आएगी। एक साथ चुनाव कराने से सरकार और राजनीतिक दलों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ में भारी कमी आ सकती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुमान है कि चुनाव की आवृत्ति कम करने से 7,500 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक की बचत हो सकती है। इसके बजाय इस पैसे को बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए आवंटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव 2019 एक ऐतिहासिक चुनाव रहा क्योंकि वर्ष 1998 में चुनाव पर खर्च कितना 9,000 करोड़ से बढ़कर 55,000 करोड़ हो गया है। शासन को सुव्यवस्थित करना और नीतिगत पक्षाघात को कम करना। बार बार होने वाले चुनाव सरकार को लगातार अभियान चलाने के लिए मजबूर करते हैं और जिससे दीर्घकालिक निर्णय लेने में विलंब होता है। उदाहरण के लिए हाल ही में हुए चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंधों के कारण 24 से अधिक प्रमुख विकास परियोजनाएं रुकी हुई थी। अब देखिए, आदर्श आचार संहिता लगती है तो काम ठप पड़ जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन आदर्श आचार संहिता के लागू होने को प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार तक सीमित कर देगा, जिससे निर्बाध शासन सुनिश्चित होगा। बार बार आदर्श आचार संहिता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त नीति निर्माण अधिक कुशल हो जाता है क्योंकि सरकारें अल्पकालिक चुनावी लाभों के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। मतदाताओं की भागीदारी और मतदान में वृद्धि। बार बार चुनाव होने से मतदाता थक जाता है और प्रायः उपचुनाव और स्थानीय चुनाव में भागीदारी कम हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान हुआ
और यह देश भर में चुनावी भागीदारी के मध्यम स्तर को दर्शाता है। अब आप देखते हैं कि बार बार चुनाव होता है तो लोग सोचते हैं कौन जाए वोट डालने, अभी तो हुआ था, अभी डाल के आए थे। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होता है तो यही सोच बनेगी कि चलिए एक बार ही तो वोट डालना है, तो वोट परसेंट बढ़ेगा। चुनाव को समेकित करके वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से सक्रिय कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मतदाता कम लेकिन अधिक प्रभावशाली चुनावी आयोजन में भाग ले और संभावित रूप से कुल मतदान में 5 से 10% की वृद्धि हो सकती है, ये कहा जा रहा है। चुनावी कदाचार पर अंकुश, चुनाव का पुनरावृत्ति वोट खरीदने, राज्यों के संसाधनों के दुरुपयोग, धन बल के इस्तेमाल के कई अवसर उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, झारखंड में वर्ष 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के साथ साथ विभिन्न उपचुनाव में प्रवर्तन एजेंसियों ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, मादक पदार्थ एवं निःशुल्क सामान जब्त किए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की समय सीमा को सीमित करके ऐसी प्रथाओं को बहुत हद तक कम कर सकता है और जिससे चुनाव आयोग की निगरानी अधिक केंद्रित और प्रभावी हो जाएगी। सुरक्षा बलों पर इष्टतम उपयोग, चुनाव में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की आवश्यकता होती है और जिससे उनके प्राथमिक कर्तव्य प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के दौरान चरणबद्ध तरीके से तैनाती के लिए 3.4 लाख केंद्रीय सशक्त पुलिस बल कर्मियों की मांग की और जिससे सीमा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में कमी रह गई। वन नेशन वन इलेक्शन इन तैनाती को एक चक्र में समेकित करेगा और जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों में वृद्धि होगी। और इसमें आप देखेंगे आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान को कम करना, बार बार होने वाले चुनाव से स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है क्योंकि इससे व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाते हैं, जैसे परिवहन प्रतिबंध, शराब की बिक्री और श्रम डायवर्जन। उदाहरण के लिए कर्नाटक सरकार को वर्ष 2023 के राज्य चुनाव के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगाने के कारण 150 करोड़ के राजस्व को नुकसान उठाना पड़ा। चुनावी कार्यक्रमों को संरेखित करके वन नेशन वन इलेक्शन निर्बाध आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित कर सकता है। विकास लक्ष्यों में अधिक संरेखण, एक साथ चुनाव केंद्र और राज्य सरकारों की शर्तों को संरेखित करके सरकारी संघवाद को सुदृढ़ कर सकते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी की बात हो रही जो 2017 में आया था ना, तो जीएसटी के क्रियान्वयन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय प्रयासों ने नीति के क्रियान्वयन में तेजी लाई है। वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे सहयोगों को संस्थागत बना सकता है और जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जलवायु कार्रवाई जैसी क्षेत्रों में एकीकृत रणनीति सुनिश्चित हो सके, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय विकास हो सके इसमें। अब ये तो फायदे हो गए। अब इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी हुई मुख्य चुनौतियां तो संवैधानिक और विधिक जटिलताएं। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता होती है और जैसे कि अनुच्छेद 83, 85, 172 और 356 जो विधानसभाओं के कार्यकाल एवं विघटन को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए राज्य चुनाव को एक साथ कराने के लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना या फिर बढ़ाना आवश्यक होगा और जिससे उनका लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्न उठेंगे। इसके अतिरिक्त 356 राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग होने पर समन्वित कार्यकाल बाधित हो सकता है। संघवाद के लिए संभावित खतरा, तो आलोचकों का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन राज्यों की स्वायत्ता को कमजोर कर सकता है क्योंकि स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय अभियानों और एजेंडों से प्रभावित हो सकते हैं और जब राष्ट्रीय चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे और इससे स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, इन्हें नुकसान होगा। यही क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे बड़ी चिंता भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के दौरान अभियान मुख्य रूप से बालाकोट हवाई हमले जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर केंद्रित था। परिणाम स्वरूप उड़ीसा में कृषि संकट, जनजातीय क्षेत्रों में बेरोजगार सहित महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय मुद्दों पर सार्वजनिक बहस में सीमित ध्यान दिया गया। सरकारिया आयोग 1988 ने भी अत्यधिक केंद्रीकरण के विरुद्ध चेतावनी दी थी। यह संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना को नष्ट कर सकता है। तार्किक और परिचालन संबंधी चुनौतियां, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और एवं तार्किक योजना की आवश्यकता होगी। भारत के चुनाव आयोग का अनुमान है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रत्येक 5-15 वर्ष में नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद और प्रतिस्थापन के लिए 10,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त 1 मिलियन मतदान केंद्रों 2019 तक पर एक साथ 900 मिलियन से अधिक मतदाताओं का प्रबंधन करना बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है, खासकर दूर दराज एवं संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में। लोकतांत्रिक जवाबदेही में विधान, बार बार चुनाव एक निरंतर जवाबदेही तंत्र के रूप में कार्य करते हैं और जिससे मतदाता नियमित रूप से सरकारों का आकलन कर सकते हैं। एक बार आप देखते हैं कि भी चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियों को डर रहता है कि आगे हमारी पार्टी को फिर कोई चुनाव लड़ना है, तो कम से कम नेता कहते हैं जनता से मिलते रहते हैं। और अगर ये मालूम चल जाए कि 5 साल के लिए फुर्सत हो गया भैया, तो 5 साल वो चेहरा नहीं दिखाएंगे, ये बातें की जाती हैं।
आगे बात है तो उदाहरण के लिए 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में शासन के प्रति जनता का असंतोष झलकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से शासन बदल गया। वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव अविट्टी को कम करके आवधिक जांच की इस प्रणाली को कमजोर कर सकता है, और जिससे सरकारों को अपने कार्यकाल के अंत तक दबाव वाले मुद्दों का हल करने में विलंब करने की अधिक छूट मिल सकती है। राजनीतिक प्रतिरोध और आम सहमति का अभाव। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को विभिन्न राजनीतिक दल, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों ने प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो एक समन्वित प्रणाली में अपनी प्रासंगिकता खोने से डरते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार विमर्श के दौरान 32 राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया। समय से पूर्व विघटन के कारण व्यवधान। यदि किसी राज्य या केंद्र में सरकार का समय से पहले पतन हो जाता है तो समकालिक चुनाव चक्र बाधित हो जाएगा। उदाहरण के लिए 2019 में कर्नाटक सरकार और 2022 में महाराष्ट्र सरकार के पतन के कारण अनियोजित चुनाव। समय सीमाओं को समकालिक करने के लिए या तो बार बार राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, जिससे लोकतांत्रिक अखंडता के संदर्भ में चिंताएं बढ़ेंगी, या फिर अंतरिम चुनाव कराने होंगे, जिससे वन नेशन वन इलेक्शन की लागत दक्षता कम होगी। विलंबित चुनावी न्याय और विवाद समाधान। एक साथ चुनाव होने से न्यायपालिका के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, और वर्तमान में चरणों में चुनाव कराने से न्यायपालिका मामलों को चरणबद्ध चरणों में निपटा सकते हैं। लेकिन वन देश वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के कारण एक साथ याचिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे समाधान में विलंब होगा। 2019 के चुनाव में 130 चुनाव याचिकाएं दायर की गई, जो सभी आम चुनाव में सबसे अधिक हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण परिणामों की घोषणा में और विलंब हो सकता है और शासन की निरंतरता बाधित हो सकती है। अब बात आती है एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल की सिफारिशें क्या है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ कराने के लिए 11 सिफारिशें दी हैं। चरणबद्ध समन्वय। तो पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव तिथियों को एक साथ कराना, कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा दिए जाएं। फिर दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत चुनाव को इनके साथ एक साथ कराना, जो राज्य एवं लोकसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर कराए जाने चाहिए। समन्वय की निरंतरता। राष्ट्रपति लोकसभा की पहली बैठक की तिथि को नियत तिथि के रूप में घोषित कर सकते हैं, जिससे समन्वय की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। नई विधानसभाओं की कार्यकाल समायोजन। अगले आम चुनाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए नवगठित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा किया जा सकता है। शासन और कार्यान्वयन। तो कार्यान्वयन समूह एक समर्पित समूह को एक साथ चुनाव सुधार के क्रियान्वयन की देखरेख और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। विधायी संशोधन। तो अनुच्छेद 324A पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए वित्त प्रस्ताव। अनुच्छेद 325 सभी चुनाव के लिए एकीकृत मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र स्थापित करने के लिए सुझाया गया संशोधन। एक तरह से आप देखिए मतदाता सूची हो, उसी से आप देखते हैं कि लोकसभा के पड़ जाए, स्थानीय चुनाव के पड़ जाए और विधानसभा के वोट पड़ जाए। अस्थिर सदन और अविश्वास परिदृश्यों का प्रबंधन। अस्थिर सदन के मामले में चुनाव। यदि अस्थायी सदन या फिर अविश्वास प्रस्ताव होता है तो नए चुनाव कराए जाएंगे, और नव निर्वाचित निकाय केवल तब तक कार्य करेगा जब तक कि मौजूदा लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। कार्यकाल सीमा। नवनिर्वाचित लोकसभा के लिए कार्यकाल केवल अगले समकालिक आम चुनाव तक ही बढ़ाया जाएगा। राज्य विधानसभाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए, उसे पहले भंग ना कर दिया जाए। परिचालन संवर्धन। चुनावी उपकरणों की खरीद। चुनाव आयोग को सुचारू चुनाव प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी जैसे आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिए। एकीकृत चुनावी अवसंरचना। पैनल ने सभी चुनाव में एकीकृत मतदाता सूची और पहचान पत्र प्रणाली की सिफारिश की गई, जिसके लिए संवैधानिक संशोधन एवं राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है। इंडोनेशिया से हम क्या सीख सकते हैं। तो इंडोनेशिया ने 2019 में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रारूप अपनाया, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों विधायी निकायों के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन होता है। और 2024 में इंडोनेशिया ने विश्व के सबसे बड़े एकल दिवसीय चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसमें 5 स्तरों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय विधानसभाओं और नगरपालिका चुनाव में लगभग 200 मिलियन मतदाता शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका। मतदाता राष्ट्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा दोनों के लिए एक साथ मतदान करते हैं। हालांकि नगरपालिका चुनाव 5 वर्ष